गवर्नमेंट कॉलेज मावली के यूट्यूब चैनल पर बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को 4 क्षेत्रों में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के ये 4 क्षेत्र होंगे, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र को आप व्यावसायिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, सरकारी क्षेत्र, और चौथा क्षेत्र होगा विदेशी क्षेत्र। चूँकि शेष विश्व के साथ हमारा आयात निर्यात के रूप में कई प्रकार का लेन देन होता है, अर्थात अब हमने इकोनॉमी को क्लोज्ड की बजाय ओपन मान लिया है। और यही वास्तविकता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था बिना सरकारी हस्तक्षेप के निर्बाध रूप से नहीं चल पाती है। इसी प्रकार से सभी देश परस्पर विदेशी व्यापार के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं। हम परस्पर निर्भर हैं अपनी आवश्यकताओं को लेकर, और अपने यहाँ जो अतिरिक्त उत्पादन है उसे निर्यात करके आय भी प्रत्येक देश प्राप्त कर रहा है। तो ये जो 4 क्षेत्रीय मॉडल है, इस 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह को हम खुली अर्थव्यवस्था के लिए चक्रीय प्रवाह भी मान सकते हैं। आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। एक्चुअली इमेज पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, हम एक एक करके इमेज दिखेंगे। पहला सेक्टर होगा हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, या इसे आप व्यावसायिक क्षेत्र भी कहेंगे। तीसरा हमारा गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र, और चौथा होगा शेष विश्व या विदेशी क्षेत्र। ये जो बच्चों विदेशी क्षेत्र के नीचे मेंशन कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार है, ये एक क्षेत्र नहीं है। इस पूंजी बाजार के माध्यम से बचतें जो हैं प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा की जा रही बचतें कहाँ पहुँच रही हैं? इंजेक्शंस के रूप में पुनः आय के प्रवाह में शामिल कर दी जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन चारों क्षेत्र की प्राप्तियां क्या है और भुगतान क्या है, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र का तीनों शेष क्षेत्र, यानी कि जैसे घरेलू क्षेत्र का उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व से, इसी प्रकार से व्यावसायिक क्षेत्र का घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व से, इसी प्रकार से सरकार का भी इन तीनों क्षेत्र से, और शेष विश्व या विदेशी क्षेत्र का ऊपर वर्णित तीनों क्षेत्रों से किसी न किसी प्रकार का लेन देन होता है। पहले हम देखें कि ये जो घरेलू क्षेत्र होगा, ये घरेलू क्षेत्र किस प्रकार से कहाँ से प्राप्तियाँ मिलती हैं, और यानी कि कहाँ से आय प्राप्त होती हैं, और भुगतान वो किस किस क्षेत्र को कर रहा है। आप स्क्रीन के राइट साइड पर देख सकते हैं कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर हमने मेंशन किया है इमेज में, ये हाउस होल्ड सेक्टर का जो एरो, इनकमिंग एरो हम कहेंगे कि इसकी रिसिप्ट्स यानी प्राप्तियों को बताएगा। घरेलू क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र से उत्पादन साधनों की सेवाओं के बदले में साधन आय प्राप्त हो रही है। बच्चों, ये साधन आय आप नीचे देखें, जिसे आपने लिखा है हमने फैक्टर पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, यानी कि मजदूरी, ब्याज, लाभ और लगान के रूप में घरेलू क्षेत्र आय प्राप्त करता है। क्यों आय प्राप्त करता है? क्योंकि सभी साधन सेवाएं कौन उपलब्ध करवा रहा है? घरेलू क्षेत्र। किसे करा रहा है? उत्पादक क्षेत्र। अर्थात घरेलू क्षेत्र अपने साधन सेवाओं के बदले में साधन आय प्राप्त करता है। इसी प्रकार से यही घरेलू क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त करता है। बच्चों, हस्तांतरण भुगतान को कहा जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसका एरो आप देखें, हमने जूम किया है। गवर्नमेंट सेक्टर से ट्रांसफ़र पेमेंट्स किस तरफ आ रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर को जा रहे हैं, घरेलू क्षेत्र को जा रहे हैं, अर्थात ये हस्तांतरण भुगतान घरेलू क्षेत्र की आय बन रहे हैं, जिसे कि दे कौन रहा है? सरकार। ये हस्तांतरण भुगतान किसी भी प्रकार का भत्ता हो सकता है, वृद्धावस्था पेंशन हो सकती है, और कई प्रकार के सरकार द्वारा दिए जा रहे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से सब्सिडी भी हो सकती है, आर्थिक सहायता भी हो सकती है, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्तियाँ भी हो सकती हैं। इस प्रकार से घरेलू क्षेत्र सरकार से
और उत्पादक क्षेत्र से साधन आय के रूप में और सरकार से हस्तांतरण भुगतान के रूप में आय प्राप्त करता है। ये आर्थिक सहायता भी हो सकती है और कई प्रकार के भत्ते भी हो सकते हैं। ये कुल मिला के घरेलू क्षेत्र की क्या बनते हैं? आय बनते हैं। दूसरा होगा कि घरेलू क्षेत्र भुगतान किस तरफ करता है, किन्हें भुगतान करता है। पहला भुगतान तो उसका होगा उपभोग व्यय। उपभोग व्यय से आप क्या समझेंगे कि जब साधन सेवाएं देकर फर्मों से या व्यावसायिक क्षेत्र से साधन आय प्राप्त कर लेता है तो उसका उपयोग कहाँ करता है? उपयोग करता है अपनी आवश्यकता की उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए। आप ऊपर देखें, यहाँ हमने इसको स्क्रीन को इस प्रकार से किया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बच्चों कौन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर। ये अमाउंट जा किसको रहा है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ। अर्थात आप और हम सभी वस्तुएं सेवाएं खरीदते कहाँ से हैं? विक्रेता से तो खरीदते हैं, लेकिन अंततः ये अमाउंट किसको जाता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। इसी प्रकार से प्रोड्यूसिंग सेक्टर बदले में क्या देता है? भाई आप और हम विक्रेता को पैसा देते हैं तो बदले में क्या प्राप्त करते हैं? वस्तुएं एवं सेवाएं। तो पहला भुगतान तो घरेलू क्षेत्र अपनी आवश्यकता की उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं खरीदने के लिए उत्पादक क्षेत्र को उपभोग व्यय के रूप में भुगतान करता है। इसके अलावा हाउस होल्ड सेक्टर या घरेलू क्षेत्र एक और प्रकार का भुगतान करता है, ये सरकार को प्रत्यक्ष कर भी चुकाता है। ये जो सरकार को प्रत्यक्ष कर चुका रहा है हाउस होल्ड सेक्टर, ये प्रत्यक्ष कर आय किसकी बनते हैं? सरकार की, लेकिन भुगतान किसकी तरफ से हो रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से। इस प्रकार से घरेलू क्षेत्र उपभोग व्यय कर रहा है, कर के रूप में भुगतान कर रहा है, और एक भुगतान और कर रहा है जिसे आप देखें, ये जो लाइन इस तरफ मूव कर रही है हाउस होल्ड सेक्टर से, कहाँ जा रहा है? कैपिटल मार्केट। बच्चों कैपिटल मार्केट का मतलब होगा पूंजी बाजार। पूंजी बाजार हाउस होल्ड सेक्टर या परिवार जितनी भी बचतें हैं वो कहाँ जमा कराता है? पूंजी बाजार में। पूंजी बाजार का मतलब ये है कि बैंकों में भी जमा करा सकता है, कोई शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता है। अंततः ये जाता कहाँ है? कैपिटल मार्केट में। तो कुल मिला के जितना भी आउटफ्लो हो रहा है, जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं घरेलू क्षेत्र के द्वारा उपभोग व्यय के रूप में, कर के रूप में तथा बचत के रूप में, ये तीनों उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा पूंजी बाजार की ओर जा रहा है। यहाँ मैं बता दूं कि जो घरेलू क्षेत्र जब सेविंग कर रहा है तो ये आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव का काम करेंगे। इसी प्रकार से घरेलू क्षेत्र जब सरकार को कर का भुगतान करता है, ये भी रिसाव का कार्य कर रहे हैं। क्यों रिसाव का कार्य कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये नहीं होते तो वो उपभोग पर परिवार उसको व्यय कर रहा होता, लेकिन ये उपभोग व्यय बनने की बजाय बचत के रूप में पूंजी बाजार में चला गया कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट कहाँ चला गया? सरकार के पास। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि उत्पादक क्षेत्र की प्राप्तियां और भुगतान कौन कौन से हैं। बच्चों उत्पादक क्षेत्र की प्राप्तियां यानी उत्पादक क्षेत्र को रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से मिल रही है? उत्पादक क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र से कब मिलेगी? जब वो वस्तुओं सेवाओं को बेच रहा है। वस्तुएं सेवाओं को बेचते हैं तो बदले में परिवार क्या कर रहा है? उन्हें उपभोग व्यय कर रहा है, अर्थात उसकी कीमत चुका रहा है। इसी प्रकार से जब सरकार उत्पादक क्षेत्र को सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता करती है, या यहाँ देखिएगा आप गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जैसे परिवार उपभोग करते हैं वैसे सरकार को भी जन कल्याण के लिए या पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, खरीद के लिए कुछ न कुछ वस्तुएं सेवाओं का क्रय करना होता है। अर्थात सरकार के द्वारा भी उपभोग पर व्यय किया जाता है। ये उपभोग पर जो व्यय सरकार द्वारा किया जा रहा है वो किसकी आय बनती है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर की या उत्पादक क्षेत्र की। इसी प्रकार से सरकार उत्पादक क्षेत्र से केवल वस्तुएं सेवाएं नहीं खरीदती, उन्हें सब्सिडी भी देती हैं, आर्थिक सहायता भी देती हैं फर्मों को। ये आर्थिक सहायता भी इस प्रोड्यूसिंग सेक्टर की क्या बनेंगे? इनकम। अब हम चूँकि ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, तो जो शेष विश्व के साथ हमारा व्यापार हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, फॉरेन जिसे हम कहेंगे ट्रेड की बात करें, फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार, इसमें भी मुख्य भूमिका कौन निभाता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर अपने यहाँ बनी हुई वस्तुएं सेवाएं किन्हें बेचता है? शेष विश्व को, यानी हमारे देश से बाहर निर्यात करता है। तब उन निर्यातों के बदले में भी आय प्राप्त होती है, तो ये आय भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर की इनकम है।
इसी प्रकार से उत्पादक क्षेत्र का भुगतान कहाँ कहाँ हो रहा है, आप देखेंगे कि उत्पादक क्षेत्र से पैसा बाहर की तरफ जा रहा है अन्य क्षेत्रों को। पहला, उत्पादक क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर को साधन सेवाओं के बदले में क्या कर रहा है, साधन भुगतान कर रहा है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर किस तरफ आ रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर। लेकिन इन सेवाओं के बदले में भुगतान कौन कर रहा है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रेंट के रूप में भुगतान करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि घरेलू क्षेत्र को भुगतान किया जा रहा है उत्पादक क्षेत्र के द्वारा। घरेलू क्षेत्र से वस्तुएं सेवाओं की खरीद पर भी उन्हें आय प्राप्त होती है और भुगतान कर रहा है साधन सेवाओं के बदले में। इसी प्रकार से यही प्रोड्यूसिंग सेक्टर सरकार को करों का भुगतान भी करता है। साथ ही साथ चूँकि इकोनॉमी ओपन है, तो जब इंपोर्ट किया जाएगा तो इंपोर्ट यानी आयातों के बदले में भुगतान भी ये फर्में या व्यावसायिक क्षेत्र शेष विश्व को, अन्य देशों को कर रहा होता है। बच्चों, एक और भुगतान जो कि बिजनेस सेक्टर कर सकता है, अपनी बचतों को पूंजी बाजार में जमा जब कराता है तब भी हम इसे क्या मानेंगे, भुगतान। चौथा क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र के द्वारा कई प्रकार की प्राप्तियां और भुगतान किए जा रहे हैं और उन्हें आय भी प्राप्त हो रही है। सरकार को परिवार क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर और उत्पादक क्षेत्र से अप्रत्यक्ष कर के रूप में आय प्राप्त होती हैं। सरकार को उत्पादक क्षेत्र से और परिवारों से, दोनों से टैक्स के रूप में, करों से आय प्राप्त होती है। बच्चों, टैक्स कौन सा लगाएंगे, गवर्नमेंट फर्म्स पर कौन सा टैक्स लगाती है, कॉरपोरेट टैक्स लगाती है। और कॉरपोरेट टैक्स तो खैर प्रत्यक्ष कर हो गया है, इसके अलावा और अन्य प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भी लगाती हैं। आजकल आप देखेंगे जीएसटी वगैरह भी हम देख रहे हैं। और भी जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है यानी प्रोडक्ट एक्साइज ड्यूटीज़ जिसे हम कहते हैं, कई प्रकार के टैक्स फर्म चुका रही होती हैं जो कि किसकी आय बनते हैं, सरकारी क्षेत्र की या कॉरपोरेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की। इसी प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर को घरेलू क्षेत्र से भी टैक्स के रूप में आय प्राप्त होती है। परिवार मुख्यतः प्रत्यक्ष कर चुका रहे होते हैं जिसे हम इनकम टैक्स भी कहेंगे, या पर्सनल टैक्स किसको पे किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को। तो इस प्रकार से हम देखें कि हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म यानी व्यावसायिक क्षेत्र दोनों से ही टैक्सेस के रूप में सरकार को क्या मिल रही है, आय मिल रही है। ये दोनों सरकार की आय बन रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार भुगतान कब कब करती है, सरकार जो वस्तुएं सेवाएं खरीदती है तो इसका भुगतान सरकार कहाँ करेगी, उत्पादक क्षेत्र को। इसी प्रकार से सरकार उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक सहायता या सब्सिडी भी देती है। इसी प्रकार से उत्पादक क्षेत्र को सब्सिडी और आर्थिक सहायता के साथ साथ सरकार घरेलू क्षेत्रों को भी पेंशन या कई प्रकार के भत्ते या आर्थिक सहायता के रूप में दिया जा रहा होता है। तो सरकारी क्षेत्र के भुगतान इस प्रकार से घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र दोनों को जाते हैं। अब हम देखेंगे शेष विश्व या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों से प्राप्तियां और भुगतान के रूप में संबंध है। शेष विश्व की प्राप्तियां मुख्यतः उत्पादक क्षेत्र को जो वस्तुएं सेवाएं आयात की जाती हैं उनके बदले में आय प्राप्त होती है शेष विश्व को। इस प्रकार शेष विश्व क्षेत्र की और उत्पादक क्षेत्र से आय का प्रवाह हो रहा है। और भुगतान कब करेंगे शेष विश्व क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र के द्वारा किए गए निर्यात के लिए भुगतान करता है। अब हम बात करें कि ये जो पूंजी बाजार है ये एक प्रकार से माध्यम है। परिवार, उत्पादक और सरकारी क्षेत्र अपनी आय के कुछ भाग की बचत करते हैं। परिवार अपनी सारी आय को वस्तु सेवाओं पर खर्च नहीं करते हैं और बचत कर लेते हैं। इन बचतों को वो पूंजी बाजार के माध्यम से जमा करते हैं और इसी प्रकार उत्पादक क्षेत्र भी बचत करते हैं। वे अपने सारे लाभ को शेयर होल्डर्स को या हिस्सेदारों को नहीं बांटते हैं। उत्पादक क्षेत्र के द्वारा बचतों को भी पूंजी बाजार या वित्तीय बाजार में जमा कराया जाता है। सरकार
की भी अपनी आय का कुछ भाग बचत हो सकती है। ये सभी बचतें पूंजी बाजार में जमा होती हैं। इस प्रकार घरेलू उत्पादक तथा सरकारी क्षेत्रों से बचत का प्रवाह पूंजी बाजार की ओर होता है। ये पूंजी बाजार की ओर जब बचतें जा रही हैं, ये एक प्रकार से लीकेजेस हैं। यही पूंजी बाजार से जब उत्पादक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र इन बचतों को निवेश के लिए उधार लेते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था में फिर से इंजेक्शन का काम करते हैं। अब हम देख लें कि इस 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में लीकेजेस क्या क्या थे। बचतें बच्चों सभी क्षेत्र के द्वारा की जा रही होती हैं। 3 क्षेत्र मुख्यतः, उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और सरकार, इन तीनों बचतों को जोड़ दिया जाता है। दूसरा लीकेजेस क्या है, घरेलू क्षेत्र एवं उत्पादक क्षेत्र द्वारा दिया जा रहा कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो कि सरकार को चुकाया जा रहा है, ये एक प्रकार से आय के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तीसरा एक और रिसाव या लीकेज जो सर्कुलर फ्लो में क्रिएट हो सकता है, वो है आयातों के कारण। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये आयात कैसे अर्थव्यवस्था में लीकेजेस का काम कर रहे हैं। बच्चों, जब हम अपने देश में बनी वस्तुओं सेवाओं को खरीदते हैं, उन पर व्यय करते हैं, तो वो पैसा हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। लेकिन यदि हम अपनी आय को, जिस आय को हमने अपने देश में अर्न किया है, अर्जित किया है, लेकिन खर्च करते समय हम अपने देश में बनी वस्तुओं सेवाओं के बजाय आयातित वस्तुओं सेवाओं पर कर देते हैं, तो ये जो पैसे का रोटेशन है जो हमारी इकोनॉमी में आना चाहिए था, वो कहाँ जाएगा, फॉरेन सेक्टर में। अर्थात ये हमारे यहाँ हमारे देश की राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव का कार्य करेगा। अब हम देखें कि इन तीनों प्रकार के जो बड़े रिसाव इकोनॉमी में हो रहे हैं, आय के चक्रीय प्रवाह में हो रहे हैं, इन रिसावों की क्षतिपूर्ति कैसे की जाए, इन्हें ठीक कैसे किया जाए। जो पैसा इस तरह से होल्ड हो गया है या देश के बाहर चला गया है, तो उसे फिर से इकोनॉमी में कैसे इंजेक्ट किया जाए, इसके लिए कुछ उपाय हैं जिसे हम इंजेक्शन कह रहे हैं। पहला होगा, अगर जो बचतें हो रही हैं वो पूंजी बाजार के माध्यम से कहाँ पहुँच जाए, निवेश के लिए उधार ले ली जाए। सरकार जो टैक्स ले रही है, तो सरकार फिर से खर्च करे, सरकार वस्तुओं सेवाओं की खरीद पर खर्च करे, सरकार द्वारा फर्मों को दी जा रही सब्सिडी है, घरेलू क्षेत्र को आर्थिक सहायता है, घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, कई भत्ते, छात्रवृत्तियाँ इत्यादि भी इंजेक्शन का काम करते हैं। तीसरा, जो लीकेज शेष विश्व के से हम जो आयात कर रहे हैं उसके कारण उत्पन्न हुआ था जो रिसाव, उस रिसाव की क्षतिपूर्ति कहाँ होगी, शेष विश्व को हम वस्तुएं सेवाएं बनाकर स्वयं निर्यात करें, हम भी निर्यात करें। जैसे हम आयात करते हैं तो रिसाव उत्पन्न होता है आय के चक्रीय प्रवाह में, यानी कि लीकेज हो रहा है। तो इसके लिए इंजेक्शन का काम कौन करेंगे, एक्सपोर्ट। हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं सेवाओं को शेष विश्व को निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें, और निर्यातों से जो आय प्राप्त हो जाएगी वो हमारे उस लीकेजेस को कंपनसेट करेगी। कुल मिला के अर्थव्यवस्था के इन चारों क्षेत्रों के कारण जितना भी लीकेज क्रिएट हो रहा है, जितना भी रिसाव हो रहा है, वो यहाँ वर्णित जो इंजेक्शंस हैं इसके थ्रू पुनः इकोनॉमी में इंजेक्ट किए जाएं और आय के चक्रीय प्रवाह को निर्बाध रूप से चलने दिया जाए।